यहाँ पर कल जो हमने बात बताई उसी चीज पर आप आगे बढ़ते हैं कि कोई भी व्यक्ति कंट्रोल क्यों करना चाहेगा, किसी भी व्यक्ति को गुलाम क्यों बनाना चाहेगा। इस बात में मैं आज आपको पूछना चाहूँगा कि सांसारिक अवस्था का सबसे सर्वोपरि सुख कौन सा है। मैं सांसारिक अवस्था शब्द बोल रहा हूँ, इसमें अलग अलग इंद्रिय होती है। पहली इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय का सुख अधिक होता है, दूसरी से तीसरी इंद्रिय का अधिक है, तीसरी से चौथी का अधिक है। वैसे सबका अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है। उसमें किसी को पहली इंद्रिय में ज़्यादा सुख मिलता है, किसी को तीसरी में, किसी को दूसरी में। कोई खाने का पागल शौकीन है और चौथी में और ज़्यादा सुख महसूस करता है इंसान, पंचमी में और ज़्यादा सुख महसूस करता है। तभी तो इसीलिए पांचवी इंद्रियों में जब इंसान पहुंचता है तभी पांचों इंद्रियों के सुख एक साथ मिलते हैं उसको, इसलिए वो ज़्यादा सुखी होता है। अकेली पांचवी इंद्रिय की बात नहीं है, पांचों इंद्रिय एक साथ सुख मिलते हैं, मगर फिर भी उससे भी ज़्यादा सुखी वो है जिसको मन मिलता है, इसलिए छठे नंबर पर वो आता है। और मैंने पता है पहले दिन जब आए थे आप प्रवचन में बोला था कि मोबाइल का एडिक्शन क्यों लगता है, तो कि चौथी पांचवी और छठी इंद्रिय का एडिक्शन है उसमें। चौथी में देखने का है, पांचवी में साउंड का है और छठी में मन इसमें टोटल इन्वॉल्व होता है। तो चौथी पांचवी और छठी का एक्सट्रीम सुख उसमें मिलता है, इसलिए मोबाइल का एडिक्शन छोटे से बच्चे को भी है। खिलौना छोड़ देगा, वो मोबाइल नहीं छोड़ेगा। और छोटे से लेकर बड़े से बड़े बूढ़े तक है ये, क्योंकि कभी उसमें 4 5 6 का एक साथ कॉम्बिनेशन मिलता है। तो मन का सर्वोपरि सुख है, बराबर है। मगर ये हुआ विषय सुख। विषय सुख के से ऊपर का एक सुख है, ये जो सुख है वो 5 इंद्रियों के सुख से भी ऊपर का एक सुख है, सत्ता का सुख। सबसे सर्वोपरि सुख यदि कोई माने संसार का तो वो है, एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं, जब छोटा बच्चा होता है तो वो भी रोता है, किसके लिए, क्योंकि दूध पीने के लिए। दूध मिलता है, वो चुप हो जाता है। वही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो लड़ता है खेलने के लिए, कूदने के लिए, खेल कूद में उसको रस है, खिलौने के लिए। वो थोड़ा बड़ा होता है और ज़्यादा, फिर वो एक कंपटीशन में जुड़ जाता है। स्टार्टिंग में जो चीज़ का वो परहेज कर रहा था, नाराज था, उसी चीज़ के लिए वो एकदम सिंसियर हो जाता है और उसको नंबर लाना है। बाजू वाला बच्चा इतने नंबर में है, हमने इतने नंबर में, तो वो अब उसका अचीवमेंट अलग प्रकार का हो गया। अभी स्कूल के अंदर यदि सिंसियर है तो स्कूल के अंदर हाईएस्ट नंबर लाकर वो अपनी अभिमान की पुष्टि करना चाहेगा, तो वो सहज नहीं रहेगा, तो उसके लिए दौड़ेगा। फिर आगे चलकर फिर उसका हार्मोनल चेंज आएगा, फिर एक लड़की का आकर्षण पैदा होगा, तो उसका सुख, पूरा सुख का क्राइटेरिया हर बार डेस्टिनेशन बदलता रहता है। फिर नौकरी के लिए दौड़ेगा, फिर पैसे के जुगाड़ में चलेगा, फिर शादी वगैरह के बाद में वो पैसे के जुगाड़, पैसा बनने के बाद उसको प्रतिष्ठा चाहिए। तो प्रतिष्ठा में सर्वोपरि प्रतिष्ठा किसकी, क्योंकि उसको सत्ता चाहिए। सत्ता का सुख सर्वोपरि है। इस दुनिया में मनुष्य के अंदर सबसे अधिक सुखी चक्रवर्ती को माना गया है और देवलोक में सबसे अधिक सुखी इंद्र महाराजा को माना गया है। तो चक्रवर्ती 6 खंड का मालिक है, उससे कम देखने जाए तो 3 खंड का मालिक वासुदेव है। हाँ, तो वासुदेव के नीचे एक एक देश के राजा होते हैं, बराबर। राजा के अंडर में जो गांव होते हैं, उस शहर होते हैं, शहर के जो मुखिया होते हैं वो अलग प्रकार के राजा है। गांव के जो मुखिया है वो अलग प्रकार के राजा है, मगर सबका दायरा सीमित होता जा रहा है। इसमें जितना दायरा बढ़ता जाता है लोग अपने आप को ज़्यादा सुखी मानते हैं। तो सत्ता का सुख किसके आधार पर आता है? सत्ता का सुख, उसके पास पैसे हो गए, परिवार हो गया, हाँ, सारे इंद्रियों के सुख मिल गए, बंगला, गाड़ी, मोटर, फैक्ट्री, सब कुछ आ गया, फिर भी अपने आप को वो सुखी नहीं मान रहा है।
उसमें उसमें उसको कमी महसूस हो रही है। क्यों कमी महसूस हो रही है? उसके पास सत्ता का सुख नहीं है, वो किसी को ऑर्डर कर सके, किसी को अपने कंट्रोल में रख सके, वो किसी के अंडर में है तब तक वो सुखी नहीं है। वो जब किसी को अंडर में रखता है तब वो सुखी होता है। तो इसका अर्थ क्या है कि कंट्रोल करना अनादिकाल से चल रहा है। कोई ना कोई इंसान इंसान को कंट्रोल करता है, देवता है वो देवता को कंट्रोल करता है, कोई ना कोई। और इसीलिए ये पूरी की पूरी व्यवस्था ये इस दुनिया की देखने जाए तो देव निकाय में भी, चारों देव निकाय में भी यही राजा और प्रजा का व्यवहार है और कंट्रोलिंग सिस्टम है। मगर जनरली ना सज्जनों की सत्ता अलग होती है। सज्जनों में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती। क्यों? तो कि वो कंट्रोल होने पर भी कंट्रोल नहीं है। वहाँ लोगों को आज़ादी दी जाती है कि आप अपनी इच्छा के मुताबिक जीवन जी सकते हो, आप अपनी इच्छा के मुताबिक धर्म कर सकते हो, आप किसी को दाना पानी दे सकते हो, दया कर सकते हो, करुणा कर सकते हो। क्योंकि ऊपर का जो राजा है वो खुद करुणावान है, वो खुद धर्म समझा हुआ है। तो धर्म जो समझा हुआ है उसके कंट्रोल में रहने पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। क्योंकि जो धर्म नहीं समझा हुआ या तो धर्म का दुश्मन है, ऐसे लोगों के कंट्रोल में आने पर पूरी दुनिया को दिक्कत है। जैसे बोलते हैं तानाशाही। तानाशाही किस अर्थ में यूज होता है? जो जो दो प्रकार की तानाशाही है। एक गुड डिक्टेटरशिप है, एक बैड डिक्टेटरशिप है। लोकतंत्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक गुड होता है, एक बैड होता है। बैड लोकतंत्र अभी जो चल रहा है डेमोक्रेसी, वो गुड है या बैड है? बैड। किसी के लिए गुड है, किसी के लिए बैड है। किसी के लिए नहीं, जनरल ओपिनियन बैड है। बैड किस लिए पता है? हम लोग दिल्ली में गए थे, हम लोगों ने दिल्ली में 4 साल तक रुक कर जो स्टडी किया, मेरे गुरुदेव श्री को भी मैंने देखा काम करते हुए। और जर्नलिस्ट मिल रहे हैं, पत्रकार मिल रहे हैं, फिर जज लोग मिल रहे हैं, भूतपूर्व एक्स भी मिल रहे हैं, मतलब कि भूतपूर्व जज भी मिल रहे हैं, पॉलिटिशियंस मिल रहे हैं जो ऑन पोस्ट है। ऐसे पॉलिटिशियन भी मिले, विपक्ष के भी मिले, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग मिले, सबको देखा। लगभग 2000 लोगों को मिलना हुआ। कितने? 4 साल में 2000 लगभग लोगों को मिलना हुआ गुरुदेव श्री को। और उनको नज़दीक से देखने के बाद गुरुदेव हमें भी बातें शेयर करते थे। तो उनको देखने के बाद एक महसूस हुआ कि डेमोक्रेसी का जो पूरा आपको बनाकर आपको गले में डाल दिया है वरमाला की तरह, और वो डेमोक्रेसी हकीकत में आपको उल्लू बनाने के लिए है, ऐसा लगा। वहाँ किसी को भी कुछ अच्छा करना हो डेमोक्रेसी में तो टांग खींचने वाले 100 लोग बैठे हैं लोकतंत्र में। और यदि किसी को बुरा करना है तो सब लोग एकजुट होकर पैसे बांटकर भी वो अपना बुरा काम कर सकते हैं। जैसे पक्ष विपक्ष जैसा कुछ है ही नहीं। आपको तो एक नशे में रखा गया कि आप इसको वोट दीजिए और आपकी आवाज़ वो उठाएगा। क्योंकि सभी पब्लिक को तो भाई सदन में भेजना इम्पॉसिबल है। लोकसभा या राज्यसभा में सभी पब्लिक कहाँ 130 करोड़ कहाँ पहुँचेगी? आपके प्रतिनिधि पहुँचेंगे, आपके रिप्रेजेंटेटिव पहुँचेंगे जो आपके नौकर है वैसे देखने जाए। मगर आपने उसे मालिक मान लिया है। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? और बर्ताव कैसा हो रहा है? नौकर की तरह है कि मालिक की तरह है? इसका पूरा बिहेवियर कैसा है? मालिक की तरह। प्रजा यानी उसकी गुलाम, प्रजा यानी उसकी सेवक, प्रजा यानी उसकी नौकर। अभी यही काम चल रहा है। कहने के लिए वो जनता के सेवक है, इसलिए वोट मांगते वक्त सिर्फ, बाकी 5 साल आपकी बात वो रखते हैं या नहीं रखते हैं। कोई किसी की बात सुनता नहीं है, कोई भी किसी की बात करता नहीं है। और जो बिल पास करने हो वो किस तरीके से पास करवाने वो लोगों को टेक्निक पता है। विपक्ष को पैसे दे दो, वो वॉकआउट कर जाएगा, पक्ष का बिल पास हो जाएगा। कई सारे बिल सुप्रीम के खुद चीफ जस्टिस से लेकर बहुत सारे जज खुद बोले हैं कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। आप ऐसे धड़ाधड़ बिल पास कर रहे हो
इतने फटाफट बिल पास कर रहे हो, बिल को लो बनाते जा रहे हो कि उसको हमें रिवाइव करने के लिए, उसका स्टडी करने के लिए भी हमें टाइम नहीं मिल रहा है, और स्टडी करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, आप तो पॉक्स विपक्स जैसा कुछ बचा ही नहीं है, और इतना बिंदास वो सुप्रीम के जज बोले, अब कोई आम आदमी बोले तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, तो सुप्रीम के जज यदि बोलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लैंड एक्ट एक मान लो, हमें जमीन एक्वायर करने का अधिकार है, ऐसा सरकार कहती है, बराबर है। सरकार ऐसा कहती है कि हम जमीन अधिग्रहण कर सकते हैं जनता के पास से, कब? तो देश का विकास कार्य हो तो। अब देश का विकास कार्य क्या है? तो के टाइगर रिजर्व बोलते हैं ना, जहाँ टाइगर को घूमने की जगह हो, ऐसा टाइगर रिजर्व बनाना है, इसलिए हमें जगह एक्वायर करनी है। 18 गांव खाली करवाए राजस्थान के, सिर्फ टाइगर रिजर्व बनाने के लिए। वो गांव वाले कहाँ जाएंगे? क्योंकि वो उसको उसकी जमीन ले ली। अभी मैं आपको सिंपल एग्जांपल यहाँ का ही बता देता हूँ। ये तेलंगाना है, नहीं आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की राजधानी यानी कि उसका कैपिटल बनाने के लिए अमरावती जो बनाना था, उसके लिए प्योर फार्मिंग लैंड ली है, टोटल 1 लाख एकड़ प्योर फार्मिंग लैंड ली है। मैं अभी कंटिन्यूस रिसर्च में लगा हूँ, और उस रिसर्च में मुझे एक चीज एकदम स्पष्ट हो गई कि जमीन जिसके हाथ में, देश उसके हाथ में। पब्लिक को कंट्रोल करना है तो फूड को कंट्रोल करो, नेशन को कंट्रोल करना है तो ऑयल को कंट्रोल करो। ये हेनरी किसिंजर का स्टेटमेंट था, बराबर है। अब कंट्री को कंट्रोल करना है तो लैंड को कंट्रोल करो। लैंड जिसके पास है देख, वो इस देश का मालिक। सिंपल है। एक चीफ मिनिस्टर को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करो, और फिर जितनी भी जगह है वो सारी फ्री में मिल जाएगी आपको, बहुत सारी जगह। गांव-गांव के बाहर बड़े से बड़े चर्च को देखता हूँ तो ये जगह क्या खरीदी हुई है? आप ऐसा मान रहे हो खरीदी हुई है? खरीदी हुई है। पर्वत पर बना दिया बड़े बड़े चर्च, तो क्या वो खरीद कर बनाया है? ये जगह पर्वत की जमीन फॉरेस्ट लैंड में आती है। ऐसी जमीन फॉरेस्ट लैंड वगैरह में, पर्वत वगैरह की जमीन गवर्नमेंट के अंडर में आती है। वो उसको क्या खरीदने के लिए बैठे हैं वहाँ पर, बेचने के लिए वहाँ बैठे हैं? कोई बेचने वाला नहीं है। ये तो एक इंसान को खरीद लो जो मास्टर की, जो की के स्थान पर बैठा है, उसको खरीदने के बाद ये जमीन खरीदनी नहीं पड़ेगी आपको। सिंपल बात है। अब ये डेमोक्रेसी है, आप ऐसा समझ रहे हो कि ये पब्लिक की इच्छा के मुताबिक चल रहा है? ये सब ये पब्लिक की इच्छा के मुताबिक कुछ नहीं चल रहा है। तो मैं आज आपको बताता हूँ। पहले एक कायदा था, एक कानून था, उस कानून के अंदर ऐसा लिखा था कि 70% लोग कन्विंस है तो 100% जमीन एक्वायर कर सकते हो, बराबर है। अभी कानून क्या आया? 100% कोई भी एक भी इंसान कन्विंस नहीं है, ये जितनी भी जमीन आपको लेनी है आप 100% अधिग्रहण कर सकते हो। छोटा सा इंक्रोचमेंट हो जाए तो बुलडोजर घुमा देंगे ये लोग, पब्लिक की जमीन को खाली करवाएंगे, इनको खाली करवानी हो तो। मगर इन लोगों की दादागिरी देखो। मेरे पास ऐसे ऐसे प्रूफ है, खाली मुआवजा इस जमीन के बदले में, जिसकी 7-7 पीढ़ी से खेत में फसल उगा कर जिंदा रहती थी, मतलब कि सरवाइव करती थी। उसके बाद और जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है तो उसका एक बेटे का 2 बेटा, मतलब 2 बेटे का 4 होगा, 2 की शादी होगी, 2 के 2 होंगे तो 4 होंगे, 4 के 8 होंगे, 8 के 16 होंगे, बराबर। जमीन तो उसके पास बाप दादा के जमाने की जो आई है बेचारे के पास, वो तो उल्टी कम हो रही है। उसमें उसको सर्वाइव करना है, उसको किसान को उसमें जिंदा रहना है। और उसमें आप उस किसान की जमीन सीधी ले लेते हो विकास के नाम से, और देश के विकास के नाम से क्या बनाना है आपको? तो के 2 लेन का 4 लेन बनाना है, 4 लेन का 6 लेन बनाना है, 6 लेन के बाजू में और 2 सर्विस रोड बनाना है, वो भी 2 लेन होगा, तो 10 लेन हो गए, 8 लेन 10 लेन, और 10 लेन के अलावा बाजू में ऐसी बड़ी गटर बनानी है सीमेंटेड प्योर, और वो जमीन टोटल फार्मिंग लैंड होती है। और वो सब आप क्या कर रहे हो कि आप जमीन को पूरा का पूरा
कवर कर रहे हो, किससे? तो कि सीमेंट से। और वो कवर करने के कारण जो फूड क्राइसिस पे था, अभी तो हम इंपोर्ट कर लेंगे, इतना बड़ा देश ही इंपोर्ट करें। आज दाल का टोटल इंपोर्ट हो रहा है 50% से ऊपर, 60, 70, 80%, और 90% सीड मल्टीनेशनल कंपनी से ले रही है किसान लोग। और किसान सुसाइड नहीं करे तो क्या करेगा? उसके हाथ में से आप जमीन ले लेते हो खाने पीने के लिए, उसको मजदूर बनने के लिए मजबूर कर, मजदूर बन तू सिटी में जाकर। वहां पर ये डेमोक्रेसी है आपकी, ये डेमोक्रेसी है कि आपके सरकारी बाबुओं के पैसे हर बार बढ़ते जाए, आपको वेतन बढ़ता जाए, आपका सैलरी बेस बढ़ता जाए। कितना बढ़ गया? आप 1960 से लेकर अभी 2025 पे 26 तक आओ तो कितना बढ़ गया? इसके सामने किसान की आय कितनी बढ़ी, उसका एक टैली करो। जो आपको भोजन जैसी इनिशियल एकदम आवश्यक, जीवन आवश्यक की जरूरी चीजें आपको प्रोवाइड करता है, वो 5 रुपए की 10 रुपए की लागत में उसके टमाटर बिकते नहीं है। वो खर्चा आता है 10 रुपये और 5 रुपये में 1-1 किलो में ले रहे हो, तो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस MSP देने के लिए रेडी नहीं है गवर्नमेंट। उसको सब्सिडी नहीं दे रही। किसको सब्सिडी देगी? तो कि कोई झींगा मछली का फार्म खोलना चाहता है तो उसको हम सब्सिडी देने के लिए रेडी है। कोई पोल्ट्री फार्म खोलना चाहता है कोई किसान अपनी फार्मिंग लैंड पर, तो उसको हम देने के लिए रेडी है। हम एक वाले को देने के लिए रेडी है, हम स्लॉटर हाउस वाले को रेडी है, यानी काटने वाले सबको हम देंगे क्या सब्सिडी, मगर जो बचाने वाले हैं या तो फार्मिंग लैंड जो है उसको टोटली, क्योंकि उनके मल्टीपल टारगेट है। ये पोल्ट्री फार्म वाले को, किसान को उन्होंने नॉन वेजिटेरियन चीजें बेचने के लिए मजबूर किया, खाने के लिए मजबूर किया, और धीरे धीरे देखो नॉनवेज टोटल देश कैसा टोटल नॉन वेजिटेरियन होता जाए। और ऐसा करते करते तो ये डेमोक्रेसी है कि यहाँ पर जमीन जाएगी, फिर क्या होगा? एक ऐसा कानून आ रहा है, जैसे यहाँ पर आएगा, इसके अंदर में जो 21 प्रोजेक्ट्स बताने जा रहा हूँ, वो 21 प्रोजेक्ट्स के अंदर एक प्रोजेक्ट है आपको कंट्रोल करने के 21 इन लोगों के प्रोजेक्ट है। नो प्राइवेट ओनरशिप, नो प्राइवेट ओनरशिप 2030 तक किसी के भी हाथ में कुछ भी खुद का नहीं होगा। ये इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है 2030 के एजेंडा में। मतलब ये कौन से इंडियन गवर्नमेंट के या फिर जो ऊपर एलिट्स बैठे हैं? ये ऑल ओवर वर्ल्ड का है। वर्ल्ड में इंडिया आता है कि नहीं आता है? इसके अंदर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट पर जाइए, WEF में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट में खुल्लम खुल्ला लिख रहे हैं 8 प्रेडिक्शन फॉर 2030 फॉर वर्ल्ड, 8 प्रेडिक्शन फॉर द वर्ल्ड, फॉर द वर्ल्ड इन 2030। उस 8 प्रेडिक्शन के अंदर पहली लाइन ये लिखी है, यू विल ऑन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। ये लोग जो भी काम करते हैं ना, सब कहकर करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्लैरिटी तो नहीं आया कि भाई कैसे करेंगे। और इंडिया का है तो उनके हाथ में कैसे चला जाएगा? इंडिया आज वर्ल्ड की एक भी लैंड देखने जाएगी, इंडिया छोड़ दो, इंडिया के अलावा जितने भी वर्ल्ड के जितने भी कंट्री है उन सब की मालिक गवर्नमेंट है। बात ब्रिटेन में यदि कोई रहता हो तो पूछो उनको, आज उनके पास जो घर है वो खुद का है ऐसा बोल रहा है, तो जमीन उसकी नहीं है, खुद की जमीन गवर्नमेंट की है, उसको रिन्यू कराना पड़ता है, हर लीज पे उसको आगे फॉरवर्ड करना पड़ता है। जैसे पिताजी है, पिताजी के बेटा आया, अब बेटे को पिताजी के नाम से जो जमीन है अभी टेम्पररी दी हुई है गवर्नमेंट ने, रखवाले के रूप में, केयरटेकर के रूप में, ओनर के रूप में नहीं है कोई भी, केयरटेकर के, और यहाँ पर उसको आगे फॉरवर्ड करना पड़ता है। आप चेक कीजिए और फिर मैं गलत हूं तो मैं अपने आप में सुधार करूंगा। समझ रहे हो आप? तो यू विल ऑन नथिंग। अब सिर्फ इंडिया बाकी था कि जहाँ सीधी जमीन ले नहीं सकी थी। यहाँ बहुत बड़े तूफान हो चुके थे, और तूफान के साथ साथ यहाँ पर नीचे है एक कुर्सी है नीचे ग्राउंड, वहां पर बहुत बड़े यहाँ इंडिया में ऑलरेडी तूफान हो चुके हैं। इन लोगों को, इंडियनों को नींद में सुलाकर काम करना है, इसलिए इन लोगों ने जमीन टोटल अपने हाथ में सीधी नहीं ली है।
अब धीरे धीरे ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? हमें यहाँ डैम बनवाना है, अब डैम के नाम से 15 गांव खाली करो, सीधे 10-15 गांव खाली करो। क्यों? आपको पानी नहीं पीना है? पानी पीना है ना, तो डैम तो बनाना पड़ेगा। ये तो सारा पानी समंदर में चला जाएगा, और समंदर में जाने के बाद फिर क्या होगा? फिर आपके काम का, किसी के काम का नहीं है। हम तो नदियों को जोड़ रहे हैं ना, आपके कल्याण के लिए जोड़ रहे हैं। हकीकत में आपका कल्याण है। किसी को पता है यहाँ गोदावरी और कृष्णा का मिलाया, पानी का टेस्ट बदल गया। जो और इधर हमारे यहाँ एक पानी में दूसरे पानी को मिलाने की मना है हमारे शास्त्रों के अंदर। एक पानी में यदि जहर घोल दिया तो सभी नदी के पानी में ये जहर की इफेक्ट आएगी, 100% आएगी। ये तो सब अलग अलग थे तो उसको बचाना पॉसिबल था। ये सब एक कर दिया। चाइना में ये स्ट्रेटेजी पर काम किया, नदियों को जोड़ने वगैरह का और डैम बनाने का वगैरह का। आज वहां पर छोटी सी बारिश में भी बाढ़ आ जाती है। क्यों आती है? जमीन चूसती ही नहीं है पानी। ये सब माइनस पॉइंट कौन बताएगा आपको? यहाँ तो सोलर पैनल के प्लस पॉइंट बताए जाते हैं, यहाँ पर नदियों को जोड़ने के प्लस पॉइंट बताए जाते हैं, मगर उसके डीप में रिसर्च कौन करता है? सोलर पैनल कितना खतरनाक है कौन बताएगा वो आपको? वो तो उसके लिए तो क्रिटिकल थिंकर चाहिए आपके पास। वो क्रिटिकल थिंकिंग, कानपुर आईआईटी के स्टूडेंट्स ने सोलर पैनल के खिलाफ पूरा आर्टिकल लिखा है, किसी ने पढ़ा है? नहीं। फिर तो कहने की बात है, हम जो चर्चा कर रहे हैं वो डेमोक्रेसी की चर्चा कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी हकीकत में डेमोक्रेसी है। मैं आज आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, ये डेमोक्रेसी नहीं है, फेक डेमोक्रेसी है। फेक डेमोक्रेसी इसे बोलते हैं। ये हकीकत में डेमोक्रेसी यानी आपको पावर मिलता है ना, डेमोक्रेसी में जनता को पावर मिलता है ना रूल करने का। रूल करने का पावर हकीकत में आपके हाथ में ही नहीं है, क्योंकि रूल करने वाले जो ऑफिशियल है वो कौन है? जो सबसे की पॉइंट पर बैठे हुए पर्सन है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। वो जनता चुनती है? नहीं चुनती है, वो कॉलेजियम चुनता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो जनता चुनती है। आप गलती से भी हाँ मत बोलना। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनता नहीं चुनती है। यदि जनता चुनती तो मनमोहन सिंह बैठ ही नहीं सकता था। मनमोहन सिंह को एक भी इलेक्शन में खड़ा नहीं हुआ है और वोटिंग मांगने के लिए गया नहीं है। वो पैराशूट प्राइम मिनिस्टर है। पैराशूट प्राइम मिनिस्टर समझो, आसमान से टपका हुआ है, सीधा राज्यसभा से उसे बनाया गया है। 10 साल तक इस देश का प्राइम मिनिस्टर जनता ने नहीं चुना है। सुपर पावर है उसके पास। हाँ, स्पीकर जो चुनते हैं वो जनता चुनती है, लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का स्पीकर। राष्ट्रपति क्या जनता चुनती है? इलेक्शन कमिश्नर जनता चुनती है, कलेक्टर और कमिश्नर जनता चुनती है। आपके ऊपर दादागिरी करने वाले जो लोग हैं, पुलिस वगैरह, वो जनता के हाथ में। पुलिस का कंट्रोल कलेक्टर कमिश्नर वगैरह के हाथ में। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? कुछ भी नहीं तो जनता के पास किसका अधिकार है? उल्लू बनने का। वोट का नहीं, उल्लू बनाने का। जनता किसको चुनती है? वो जिसको चुनकर भेजती है वो तो और बड़ा उल्लू का पट्टा है। आज मुझे इतना बताइए, वो जनता की सेवा के लिए जा रहा है कि वो मेवा खाने के लिए जा रहा है? आपको आज तक तो यही बताया गया था ना, वो तो जनप्रतिनिधि है, वो तो सेवा के लिए जा रहा है। आपको तो यही बताया गया था ना। 1947 में इस देश को आजादी देनी है तो 1847 में उसका प्लान एग्जीक्यूट हो जाता है। 100 इयर्स पहले उसका प्लान स्टार्ट होता है। अब 100 दिन पहले क्या खाया याद है आपको? 100 दिन पहले आपने क्या प्लान? आप चलो भूतकाल को भूल जाओ, आपने आने वाले 100 दिन का प्लान किया है? जो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं वो 400 साल से स्टेडी है, स्टेडी। उसके बेटे को भी उसका एजेंडा वो फॉरवर्ड करते हैं, उसके बेटे के बेटे को भी वही एजेंडा फॉरवर्ड होता है। यानी उसके बेटे बेटियों में भी आपस में शादी होती है। आप समझो, ये सीक्रेट सोसाइटी के जो फाउंडर है और जो एकदम फाउंडिंग मेंबर है नीचे के, मतलब एकदम
प्राइम मेंबर है उसके बेटे आपस में भाई बहन की भी शादी आपस में ही होती है, क्योंकि यहाँ का राज कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। ये सीक्रेट सोसाइटी का जो सीक्रेट है 400 साल से धीरे धीरे वो कंट्रोलिंग सिस्टम में यहाँ तक पहुंचे। अभी लास्ट 10 साल बाकी, 5 से 10 साल, और वो लास्ट 5 से 10 साल में अभी देखो जितने भी केओस दिख रहे हैं ना आपको, आप केओस देख रहे हो ना, जैसे कि ईरान में केओस चल रहा है, उसके पहले नेपाल में आया, उसके पहले बांग्लादेश में आया, उसके पहले आपने श्रीलंका में देखा होगा। कहीं पर भी आप केओस देख रहे हो, जैन जी क्रांति हो गई। जेल तोड़ने की क्या जरूरत है क्रांति में, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। कैदियों को छोड़ने की क्या जरूरत है, कैदी सारे मुक्त हो जाते हैं। ये सब चीज, ये केओस की सिस्टम पूरी की पूरी, मैंने क्या बोला आपको कल, आपको रात्रि प्रवचन में जो नहीं आया तो उसको नहीं पता है, इन लोगों की स्ट्रेटेजी यही है, ऑर्डर आउट ऑफ केओस। कोई भी व्यवस्था स्थापित करनी है, कोई भी ऑर्डर स्थापित करना है तो केओस लाना जरूरी है। केओस के कारण इंसान की बुद्धि मति मर जाती है। और जो चीज रास्ता, अब कोई किसी को डराया जाए, एकदम डराए, फिर उसको रास्ता बताए कि ये रास्ता है निकलने का, वो तुरंत वही रास्ता पकड़ेगा, सीधा ही। मैं इस स्ट्रेटेजी के ऊपर आज थोड़ा डेवलप करता हूँ, इन लोगों की स्ट्रेटेजी। हम लोग दिल्ली में आए तो दिल्ली के अंदर 2006 में हमने एंट्री की, और उस टाइम हर न्यूज़पेपर में आता था भारत देश के अंदर एड्स बढ़ रहा है, HIV पेशेंट, HIV पॉजिटिव पेशेंट बढ़ रहे हैं। मीडिया में जैसे कोरोना के बारे में आता था ना, वैसे इतना हाई लेवल का नहीं, मगर हर 2 दिन में 3 दिन में न्यूज़पेपर के कोने में, फ्रंट में, साइड पे एड्स के पेशेंट बढ़ रहे, एड्स के पेशेंट बढ़ रहे, एड्स के पेशेंट ना बढ़े, एड्स ना बढ़े, इसलिए सेक्स एजुकेशन जरूरी। अब सेक्स एजुकेशन कब देना है कि तो 2007 में, उसके लिए प्रोपोगेंडा कब से चल रहा है, 2005 से, 4 से, 2003 से, न्यूज़पेपर में, धीरे धीरे प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और उस टाइम सोशल मीडिया तो था नहीं कितना। 2047 में भारत को आजाद करना है, आजादी देनी है, आपको लेनी नहीं। आपने आजादी ली है कि आपको दी गई है, बताओ आप। दी गई है, इसका अर्थ डिजाइन है, डिजाइन करके दी गई है। आपने ली होती तो फर्क पड़ता, आपने ली होती तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से वो आजादी का पूरा मैप बना सकते थे, आपको दी गई है। तो अब भारत को 1947 को आजादी देनी है, तो उसके 100 साल पहले क्या करना पड़ेगा, तो कि आर्म एक्ट लगाना पड़ेगा। आर्म एक्ट लगाने के लिए क्या, तो कि शस्त्र घर घर में है भारत के, ये 1847 की बात कर रहा हूं। घर घर में शस्त्र है, अस्त्र है। हम लोग कुछ भी करने जाए तो लोग विप्लव कर सकते हैं, लोगों को कंट्रोल करना इजी नहीं है। लोग यदि यूनाइटेड हो गए तो हमें भागना पड़ेगा। तो धीरे धीरे ये सत्ता को 100% और हमेशा के लिए स्थापित करने का रास्ता क्या है, तो कि 100 साल में ऐसा कुछ कीजिए कि हमें रहना भी न पड़े और फिर भी हमारी सत्ता चलती रहे, और वो भी ज्यादा पावरफुल रहकर जो करते थे सत्ता, उससे भी ज्यादा पावरफुल सत्ता हमारे रहे बिना चले। कोई इंसान है ना, अपना काम अनेक गुना ज्यादा करना चाहता है, तो वो हाथों से करेगा कि मशीन से करेगा? मशीन से। मशीन में तो रहने की भी जरूरत नहीं है, उसको तो सिर्फ रिमोट से ही काम करना है अपना। तो ये रिमोट वाली काम सबसे वंडरफुल है। तो 1847 में ये प्लान बना, 1847 में इन लोगों को आज़ादी देनी है 1947 में। और सिर्फ भारत आज़ाद नहीं हुआ है, आप देखना, आप सर्च करना 1947 के आजू बाजू देखना, 1-2 साल के आजू बाजू में, तो मैक्सिमम कंट्री आज़ाद हुए वर्ल्ड से। कॉमनवेल्थ के जितने भी कंट्री वो सब आज़ाद हुए।
तो उस आजादी का खाका कब तैयार किया, डेमोक्रेसी का खाका कब तैयार किया कि आपको आजादी देकर हम ये बताएंगे कि जनता की सत्ता होगी, आप पर ये लोग राजा लोग राज नहीं करेंगे, अब जनता खुद अपना राज करेगी, वो खुद निर्णय करेगी कि मुझे कैसे जीना है। तो करना क्या है, आम एक पहले जनता के शस्त्र ले लिए, तो उसके लिए 1857 का विप्लव करवाओ, फिर जनता के शस्त्र ले लिए, फिर क्या किया, यूनिवर्सिटी की स्थापना की, पक्ष की स्थापना की, पॉलिटिकल पक्ष की स्थापना की, पार्टी की स्थापना की, फिर क्या किया, कोर्ट की स्थापना की। उसके पहले न्याय जनता के हाथ में था, अब न्यायाधीश के हाथ में गया, और वो भी न्यायाधीश के हाथ में नहीं, वो उनके बिठाए हुए न्यायाधीश। ये न्यायालय है कि निर्णयालय है? न्यायालय है, नहीं निर्णयालय है। एक 15 पैसे का केस 35 साल तक चलता है इस भारत देश में। एक कंडक्टर ने 15 पैसे ज्यादा ले लिए दिल्ली में, उसका केस कितना साल चला? 35 साल। अभी पूरा जजमेंट नहीं आया। तो ये कोर्ट बिठाई गई, यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, ये सब किया गया। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि 1947 को जब आप आजाद होंगे तब एक छोटा सा पिंजरा खोला जाएगा, बड़ा पिंजरा डाल के, बड़ा पिंजरा डाला और ये खोला गया। ये हुआ, आप लोगों को आजादी दे दी, डेमोक्रेसी के अंदर आप लोग स्टार्टिंग में बूथ कैप्चरिंग होते थे, पता है आपको? बूथ कैप्चर होते थे, तो ये पेपर वाला कैंसिल किया गया और बैलेट लाया गया, और इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और ईवीएम की चिप आज भी माइक्रोचिप इंग्लैंड से इंपोर्ट हुई, और उसके अंदर डल के ही आती है, उसमें कैसे मैनेज करना वो भी उसके अंदर है। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम जिसने हैक करके दिखाया, उसका एक नजदीक वाला मुझे मिला था, क्योंकि साहब अंदर कर दिया जेल में सीधा ही। उसने वोटिंग मशीन हैक करके दिखाया कि ऐसे होता है और इसमें ऐसे चेंज किया जा सकता है। अभी बीच में मीडिया में तो साहब बोला था इलेक्शन कमीशन वालों ने कि आप प्रूव करके दिखाओ कि हैक कर सकते हो, तो उधर बाहर तो कुछ ऐसा आया तो नहीं है कि भाई? वो बोलने के लिए बोलते हैं, अंग्रेजी यदि कोई हकीकत में पहुंच जाता है तो वो गायब हो जाता है। हकीकत जो है ना वो में बहुत कड़वी है, और सिंपल बात है कि यदि ऐसा होता, यदि डेमोक्रेसी हकीकत में होती, तो जो दिख रहा है ना, अराजकता जो दिख रही है वो नहीं दिखती। जो वादे करके कोई भी गवर्नमेंट, इसमें बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट जो वादे करके आती है वो वादे से खिलाफ क्यों जाती है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। और दूसरे नंबर में जो चीज का विरोध उन्होंने विपक्ष में रहकर किया था, वो जब रूलिंग पार्टी में आती है तब वही चीज इंप्लीमेंट क्यों करती है वो, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है मेरा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले दिसंबर में एक शांति नाम का बिल लॉ बनने के लिए गया, वो लॉ बन गया चुपचाप, उसके अंदर वॉकआउट कर गया विपक्ष। शांति के बारे में कोई जानता है यहाँ बैठे हुआ? सुना मैंने। शांतिनाथ के बारे में जानते हो? उसके माता पिता का नाम क्या था? अच्छी और विश्वसेन राजा। शांतिनाथ के बारे में तो जानते हो, अगर शांति के बारे में जानते हो, इस देश में शांति प्रस्थापित करने के लिए शांति नाम का लॉ ले गया है, बिल को लॉ बना दिया, जिस चीज का खुद रूलिंग पार्टी बीजेपी ने भयंकर विरोध किया था जब वो विपक्ष में बैठा था, वही बीजेपी ने इसको प्रेम से पास किया। इतना ही नहीं, जिस चीज के लिए राहुल गांधी ने पता है पन्ने फाड़ दिए थे मनमोहन सिंह के, याद आ रहा है आपको? परमाणु यानी न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का जो वो था, वो अभी तक इंडिया के अंदर लगभग 22 से 23 अणु रिएक्टर हैं जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, बराबर है, मगर वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में, गवर्नमेंट के अंडर में चल रहे हैं। अभी जो
अणु रिएक्टर स्थापित करने की बात है, वो मल्टीनेशनल कंपनियों को इनवाइट किया गया है, एफडीए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और दूसरे नंबर में सबसे डेंजरस पॉइंट ये है, उसको इनवाइट करें, उसकी भी हमें कोई विरोध नहीं है, हम किसी का रूलिंग पार्टी का है उसका किसी का विरोध करने नहीं चाहते, हम सिर्फ आपको बताना चाहते हैं कि इसके अंदर डेंजरस पॉइंट क्या रहा। कि डेंजरस पॉइंट है कि यदि न्यूक्लियर लीकेज होता है तो उसकी जिम्मेदारी इस कंपनियों की नहीं है, तो किसकी रहेगी? तो किसी की भी नहीं है। इसके लिए नॉट कंपनसेशन, कोई मुआवजा देना नहीं है, नो फांसी, नो जेल, नो एफआईआर, नॉट अ सिंगल चार्ज, ये खुला कर दिया है। जैसे आप कॉकरोच को मारने के लिए कई जगह पर है ना स्प्रे रखते हैं घरों में, और घरों में आप ऐसे स्प्रे छिड़कते हैं ना, बेगोन स्प्रे ऐसा ऐसा कुछ भी, तो कॉकरोच पर जब छिड़कते हैं तो कॉकरोच उल्टा हो जाता है, कई बार तड़पता है, तड़पने में भी उसको 5-10 मिनट लगती है, मरने में 15 मिनट लगती होगी, वो कॉकरोच को मरते मरते 15-20 मिनट लगेंगे। ये न्यूक्लियर लीकेज होगा ना, उसमें कॉकरोच से भी कम समय में पब्लिक तड़पने का भी टाइम मिलेगा कि नहीं, कितना मिलेगा पता नहीं है, उतना मरेगी, ऐसा कहने वाले एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं। अब अभी जापान में हुआ था ना फुकुशिमा का कांड। हाँ, फुकुशिमा का कांड होने के बाद जर्मनी, फ्रांस सब लोगों ने अपने अणु रिएक्टर बंद कर दिए जापान का देखकर, और हम लोगों ने इनवाइट कर लिया। बात इतनी सी है, जनता is so innocent and sleeping मोड में, टोटल एक्टिव मोड पे नहीं है, चार्जिंग मोड पर भी नहीं है, अभी साइलेंट मोड पर भी नहीं है, स्लीपिंग मोड पर है। जनता के 4 मोड है अभी स्लीपिंग मोड पे। तो बात इतनी सी है कि मैं जो बात करता हूँ इन लोगों की स्ट्रेटेजी क्या है, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि 2005 से 4 से प्रिंट मीडिया में स्टार्ट हो जाता है, एड्स आ रहा है, एड्स का हवा खड़ा किया गया, एड्स हो रहा है, एड्स का सॉल्यूशन क्या है? सेक्स एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन। और जैसे एड्स का हवा, और जितने भी लोग प्रबुद्ध है, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको जब वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो पहले से ही धारणा बनती है, अच्छा एड्स हो रहा है, और न्यूज़पेपर वाले कहते हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट लिख रहे हैं। अब कौन सा साइंटिस्ट लिख रहा है वो नाम नहीं लिखा है उसमें। और हमारे यहाँ आप आश्चर्य करेंगे, आज वर्ल्ड के अंदर यदि आपको ऐसा चिपका दिया जाए कि सर्वे ऐसा बोलते हैं, साइंटिफिक सर्वे है और ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आप लोग सीधा ही स्वीकार कर लेते। आप पूछते हैं कि किसने साइंटिफिक सर्वे किया, कितने लोगों को टच किया, कितने लोगों का रिव्यू लिया, सबका एड्रेस दीजिए, सबका नाम दीजिए, साइंटिस्ट में साइंटिस्ट कौन था, आपको ही पूछने जाता है? कोई नहीं पूछता है। दूसरी बात मैं आपको कर रहा हूँ, साइंटिस्ट की बात निकली है तो बता दूं, आज इस दुनिया के अंदर कितने सारे साइंटिस्ट हायर किए जाते हैं मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा। वो जो रिपोर्ट लिखते हैं वो चिपका दिए जाते हैं। 2008 में शुगर से फ्री होने के लिए, डायबिटीज से आप आराम से फ्री हो सकते हो, आपको परमानेंट दवाई लेने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा पूरा रिसर्च स्टडी अनबायस्ड साइंटिस्ट के द्वारा, जो निष्पक्ष है ऐसे वैज्ञानिकों के द्वारा प्रकाशित हुआ। कहाँ गया? अंडरग्राउंड। उसको दफना दिया गया। क्यों दफना दिया गया? अब 10-10 लाख करोड़ की पूरी इंडस्ट्री कैसे बंद करेंगे? 15-15 लाख करोड़ की शुगर की इंडस्ट्री चल रही है, किडनी की इंडस्ट्री चल रही है, कैंसर की इंडस्ट्री चल रही है। ये व्हाइट कॉलर माफिया कहाँ जाएंगे? फिर वो मर जाएंगे तो पाप किसको लगेगा? ये खत्म हो गया। तो कहने की बात है, कोई भी चीज आती है 1 सेकंड में और धारणा बनती है, पढ़ते ओ साइंटिस्टों ने कहा है तो सही होगा, एड्स होने वाला है, इंडिया में एड्स होगा तो क्या होगा। अब सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन भी साथ में उसी मीडिया में छपता है कि सेक्स एजुकेशन देना पड़ेगा। अब छोटी उम्र से सेक्स एजुकेशन देना पड़ेगा। ये 2005 की बात कर रहा हूँ, 6 की बात कर रहा हूँ। और कब रहा था 2007 में सिलेबस सारे की सारी स्कूलों में
स्टार्ट फ्रॉम किंडरगार्टन केजी से, और उसका सिलेबस कहीं पर भी बाजार में मार्केट में अवेलेबल नहीं। अब जुलाई 2007 से सेक्स एजुकेशन स्टार्ट हो रहा है, यूनिसेफ और नाको ला रहा है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, अभी वो ला रहा है, मगर उसकी किताब कहीं पर भी नहीं है अवेलेबल। तो कहाँ है? तो डायरेक्ट स्कूल में देना है। अभी टीचर को तैयार किया जा रहा था, कई सारे टीचर सज्जन थे, इन्होंने हमारे गुरुदेव श्री को आकर बोल दिया कि ऐसा हमें पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, हम बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे। और जैसे ही कहा तो आप सिलेबस तो लाओ, सिलेबस देने की टोटल पाबंदी है, मना है, हम मर जाएंगे सिलेबस दिया था उसकी किताब सिलेबस की। तो आप सोचो, यही सेम स्ट्रेटेजी कोविड के टाइम में यूज हुई है, क्रिएट आर्टिफिशियल प्रॉब्लम एंड गिव रेडीमेड सॉल्यूशन। फिर से एक दो शब्द याद रखो, ऑर्डर आउट ऑफ केओस। असुर किसी ने देखी? असुर सीजन 1 सीजन 2 किसी ने देखी है? टैगलाइन क्या थी उसकी? याद नहीं है। अभी कल क्या खाया वो याद नहीं रहता, आप असुर का पूछ रहे हो, कितने दिन पहले देखी थी? देखी नहीं। मुख्य रूप से आप जब देखते हो तो उसमें एंटरटेनमेंट होता है, और हमारी टीम में जो मेंबर्स होते हैं वो जब देखते हैं तो उसमें रिसर्च पर्पस होता है। उसकी टैगलाइन है अंतः अस्ति आरंभ। इसका मीनिंग क्या है? अंतर का कोई अंत ही आरंभ का प्रारंभ बिंदु है। समझ में आया? तो इन लोगों ने यही सेम टू सेम सूत्र वहां पर फोकस किया है कि यदि हमें किसी चीज का आरंभ करना है तो पुरानी व्यवस्था को ध्वस्त करना पड़ेगा। और वो पुरानी व्यवस्था क्या है? तो बस वही है जो हम लोग अभी तक जी रहे थे, और उसकी बात हम संडे को करेंगे। पुरानी व्यवस्था क्या थी और नई व्यवस्था क्या आ रही, उसकी बात हम संडे। फिर पहले स्ट्रेटेजी समझा रहे हैं, और स्ट्रेटेजी में समझ में आ रहा है, क्रिएट आर्टिफिशियल प्रोडक्ट। कोविड 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 न्यूज़पेपर में 6 महीने 8 महीना 9 महीना चालू किया, और लास्ट में आपकी दुकान बंद कर दी, बस बंद कर दिया। तो अभी गिव रेडीमेड सॉल्यूशन, वैक्सीन है, ले लो, काम पे लग जाओ, दुकान खोल लो। 10 दरवाजे बंद कर दिए, एक ही दरवाजा खुला है, तो अब क्या करना पड़ेगा? वही करना पड़ेगा। दिमाग के दरवाजे क्यों बंद हो रहे हैं आपके? आप सोचो, ट्राई टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स, ट्राई टू डू आउट ऑफ बॉक्स। लोग तो मरे थे ना सर, हॉस्पिटल में मरे थे। सर्वे है आपके पास, मेरे पास है। कब्रिस्तान में ज्यादा मरे कि शमशान में ज्यादा मरे? मान लो कि एक गांव के अंदर 30% मुस्लिम कम्युनिटी रह रही है, वही गांव के अंदर 70% हिंदू कम्युनिटी रह रही है। वैक्सीन ड्राइव स्टार्ट हुआ 16 जनवरी को, 16 जनवरी 2021 के दिन वैक्सीन ड्राइव स्टार्ट हुआ। 3 महीने के बाद आपको दिखाया गया कि शमशान उभर रहे हैं, जगह नहीं मिल रही है शमशान में दाह संस्कार के लिए, और आपको पैनिक क्रिएट हुआ। पैनिक समझ रहे हो? फियर मॉन्जरिंग था, पूरा फियर मॉन्जरिंग हुआ, पैनिक क्रिएट हुआ। आप लोगों ने सचमुच यार सब मर रहे, बाप रे बाप, लाइन पे लग जाओ। अभी सीधे लोग ऑन ले रहे थे, ऊपर से पैसा खर्च करके लोग ले रहे थे। तो उस टाइम लोगों को पता नहीं था कि ये जो है ना, दिल्ली में तो 10 मान लो कि 25 शमशान गृह है, घाट है, अलग अलग शमशान दिल्ली में 25 शमशान, 22 बंद करके रखे थे, 2 या 3 खुले रखे। पैनिक कैसे क्रिएट होते हैं? शमशान घाट तक बंद कर दिए। आपको जाना है वो पंजाबी बाग वाले शमशान घाट में जाना पड़ेगा। पंजाबी बाग वाला खुला था उस टाइम में, दिल्ली में था, 2020 में मैं दिल्ली में था। पैनिक कैसे क्रिएट किया गया? 2021 में भी मैं वापस दिल्ली आया। तो एक तो शमशान, दूसरे नंबर में हमने सर्वे वो करवाया जहाँ 30% मुस्लिम कम्युनिटी है, 70% हिंदू कम्युनिटी है। तो वहाँ महीने में मान लो कि 7 हिंदू यदि शमशान में आ रहे हैं तो 3 मुसलमान कब्रिस्तान में जाने चाहिए, बराबर है? अब 3 के 3 तो जा रहे हैं, बराबर है? वो जो रूटीन है वो तो रूटीन फॉलो हो रहा है, मगर हिंदू में 7 की बजाय 17 आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? शमशान तो उभरेंगे ही, क्योंकि शमशान उभरने का रीजन था कि जो वैक्सीन स्टार्ट हुई थी
तो उस टाइम हिंदू लोग ज़्यादा ले रहे थे, मुसलमान ले नहीं रहे थे, तो उस टाइम प्रॉब्लम होना ही है। और उस वैक्सीन के अंदर ऐसी चीज़ें डाली गई थी कि 40 साल 50 साल 30 साल वाला उसकी इफेक्ट आज भी हो रही है। किसी को याद होता है 3 साल पहले मैंने वैक्सीन ली, इसके कारण मैं मर रहा हूँ। खड़े खड़े इंसान फट करके जाते मरते, सीधा कार्डियक अरेस्ट होता है, 2 मिनट में खेल खत्म होता है। मैक्सिमम 99.99% अभी जितने भी कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं टोटल कोविड वैक्सीनेटेड है, चाहे वो पुनीत राजकुमार हो, चाहे वो सिद्धार्थ शुक्ला हो, बिग बॉस विनर 13 बिग बॉस, चाहे वो रोहित सरदाना हो, चाहे आपको चाहिए उतने नाम दे दूंगा आपको। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने भी अपने सर्कल में देखा होगा 25 साल के 30 साल के 40 साल के 50 साल के तो कार्डियक अरेस्ट में मरे हो, देखा है आपने? जी। और जिसको नाखून में भी रोग ना हो ऐसे तंदुरुस्त लोग मरे, ऐसा देखा है आपने? जिसकी कोई हेल्थ हिस्ट्री ना हो, मतलब कि रोग की कोई हिस्ट्री ना हो, हेल्थ की नहीं, हेल्थ जिसकी मस्त हो। तो सब ये तो सब पे होना चाहिए ना, सब थोड़ी ऐसे जाए तो आपका क्वेश्चन मस्त है कि यदि वैक्सीन तो भाई सबने 80% 90% लोगों ने ली है, बचे होंगे तो ऐसे मेरे संपर्क में रहे ऐसे मैं बताऊं करोड़ों लोग बचे, लगभग 10 करोड़ से 20 करोड़ मिनिमम बचे हैं, मिनिमम कह रहा हूं मिनिमम। क्यों बचे हैं? क्योंकि मेरे जैसे, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने का रास्ता खोजा और रास्ता बताया। हम लोगों ने भी रास्ता बताया, कई लोगों ने सर्टिफिकेट बनवा लिए और वो हुआ, मगर जो बात निकली है तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि वैक्सीन यदि सबने लिए तो सबको ये प्रॉब्लम होनी चाहिए। एक मान लो कि एक घर से 3 लोगों ने वैक्सीन ली, पिताजी, दादाजी और पोताजी। उसमें बीच वाली जो पीढ़ी है, पिताजी 50 साल की उम्र के, वो चल बसे कार्डियक अरेस्ट में, तो दादाजी को कुछ नहीं हुआ, पोते को कुछ नहीं हुआ, तीनों ने एक ही सेंटर पे जाकर लिया है वैक्सीन सेंटर, एक ही सेंटर। तो फिर 2 को नहीं हुआ, 1 को हुआ, ऐसा क्यों? नहीं, इसका रीजन है, आप मेडिकल एक्सपर्ट वाले किसी को भी पूछना, मेडिकल एक्सपर्ट वाले कहते हैं प्लेसिबो यानी क्या है पता है? कि कैंसर के 2 पेशेंट हैं, मान लो कि 10 पेशेंट कैंसर के हैं इधर एक रूम में, दूसरे 10 पेशेंट दूसरे रूम में रखे हैं, दोनों को अलग अलग दवाइयाँ दी जाती है, एक को ग्लूकोज वाटर दिया गया कैंसर की मेडिसिन कहकर, दूसरे को कैंसर की जो बनाई हुई ओरिजिनल मेडिसिन है वो दी गई। फिर दोनों का स्टडी किया जाता है कि जिसको कैंसर की मेडिसिन कहकर दी है उसमें क्या परिवर्तन आता है, उसमें कैंसर हुआ तो दोनों को कैंसर है 20 को 20, उसमें सामने वाले को कैंसर हटता है कि नहीं हटता है वो देखा जाता है। यानी कि फेक मॉक ड्रिल बोलते हैं, मॉक ड्रिल टेस्ट हम पर ही कर रहे हैं। हाँ, तो इस प्रकार इन लोगों को 100% लोगों को मारना नहीं है वैक्सीन से, और जितने लोगों को मारना है वो है सिर्फ 15%। कितना है? 15% लोगों को मारना है वैक्सीन से। ये 2010 में बिल गेट्स खुद बोल चुका है ओपन ग्राउंड पर कि वैक्सीन से हम वर्ल्ड के पॉपुलेशन को 15% घटाएंगे, 15% 2010 में बोला है। आपको चाहिए तो वो भी प्रूफ दे दूंगा। हाँ, तो 15% को कम करना है तो बाकी लोगों को क्या करने का? तो कि बाकी लोगों को प्लेसिबो देने का, बाकी लोगों को पानी देने का। तो क्या होगा, एक घर से 3 लोग लेकर आए वैक्सीन, एक मरा, तो ब्लाइंडली आप ब्लेम नहीं कर सकते कि वैक्सीन से मरा है। कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, और मारना भी है और दिखाना भी नहीं कि हमने इससे मारा है इसको। पॉपुलेशन कंट्रोल करना है
कम करना है, इसकी बात कर रहा हूँ ना। यहाँ पर 21 प्रोजेक्ट्स है, इसमें तीसरे नंबर का प्रोजेक्ट है रिडक्शन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। रिडक्शन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन का मीनिंग क्या है आबादी कि जनता मतलब जनसंख्या कम करनी है विश्व की। हाँ, कितनी कम करनी है? इन लोगों के एलिट लोगों के प्लान में कितनी कम करनी है? 15%। 15%। 15% कम कर नहीं, 15% तो वैक्सीन से कम करनी भाई। एलिट के प्लान में जनसंख्या कितनी कम करनी है? 200 करोड़। आपके पास ओरिजिनल डाटा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है। 95% कम करना है। कितने कम करना है? और वो भी कहाँ कब तक? 2030-31 तक। हाँ, पॉसिबल नहीं होगा प्लानिंग में। मैं प्लानिंग बता रहा हूँ। और पॉसिबल कितना होगा? यदि मुझे कोई पूछे तो मेरा रिसर्च और मेरा स्टडी ये बता रहा है 400 करोड़ कम करेंगे 800 में से। 50% हो गया। 50% कम करेंगे ये 5 से 6 साल के। तो आने वाला जो टाइम पीरियड है वो कितना भयानक है, वो सिर्फ ये तो अभी ट्रेलर चल रहा है, ये जो थियोरिकल चल रहा है। प्रैक्टिकल जब होगा तब आपको पता लगेगा। इन लोगों ने तो ऑफिशियल डिक्लेयर किया है 5% ही रहना चाहिए। यानी इस दुनिया को यदि सरवाइव करना है, इस विश्व को सुरक्षित रखना है, तो एलिट लोग खुद कह रहे हैं कि इस विश्व को यदि सुरक्षित रखना है तो ह्यूमन पॉपुलेशन ओनली मेंटेन इन 500 मिलियन 50 करोड़। 800 में से 50 करोड़ ही रहना चाहिए। आपको मेरी बात पर भरोसा ना हो तो यहाँ हम लोग तो नेल्लोर में, गंटूर में, बेंगलोर में भी प्रोजेक्टर रखा था। और प्रोजेक्टर आपके किसी संस्था के पास हो तो यदि प्रोजेक्टर पर मेरी बातों का प्रूफ चाहिए तो आप प्रोजेक्टर पर रख देना, मैं बता दूंगा आपको। प्रोजेक्टर पर क्योंकि कई सारी वीडियो तो डिलीट हो चुकी है यूट्यूब से, जो थोड़ी बहुत बची है प्रूफ के रूप में वो मैं बता पाऊंगा। और आप कहेंगे कि 10 दिन बाद या महीने के बाद आप कहेंगे कि नहीं साहब अभी बता दो मुझे, तो शायद ना भी हो उस यूट्यूब पर, वो डिलीट हो चुकी हो तो पता नहीं है। प्रूफ के तौर पर अभी तो है मेरे पास थोड़ा बहुत भी। कहने की बात इतनी सी है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो तो क्वेश्चन कर सकते हो मुझे। तो अब जिन जिन लोगों ने लेकर रखी है कोविड वैक्सीन अभी टाइम बॉम्ब पर बैठे हैं, उसके टिक 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 चल रहा है। और क्या है? हाँ, अभी तो पावर खत्म हो गया। नहीं, अभी पावर खत्म होता तो फिर ये प्रॉब्लम अभी भी चल रहे हैं। अभी भी क्रिकेट खेलते खेलते मर रहा है। उसमें क्या है, पावर किसे एक बात बता दूं, हमने जो इन्वेस्टिगेशन किया ना उसके अंदर ऐसा है कि जो ज्यादा योगा करता है, ज्यादा फुटबॉल खेलता है मॉर्निंग वॉक पे जाए मॉर्निंग रन करता है, जो लोग ज्यादा एक्टिव है ना उसका ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा फास्ट होता है। और जिसका ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा फास्ट है ना वो जल्दी टपक जाते हैं वैक्सीन लेने में। फिर से बता रहा हूँ, वैक्सीन लेने वाले को अपना ब्लड सर्कुलेशन एकदम कूल एंड काम कर देना है पहले नंबर में। दूसरे नंबर में यदि आपको बचना है, आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है ब्लड क्लॉटिंग, हार्ट की प्रॉब्लम या तो ब्रेन स्ट्रोक का प्रॉब्लम, पैरालिसिस का ऐसे प्रॉब्लम्स आए हो, या ब्लड कैंसर वगैरह के प्रॉब्लम्स, कई लोगों को शुगर बूस्ट हुई है, कई लोगों को तो ऐसे प्रॉब्लम्स आए हो तो आप डिटॉक्सिफिकेशन की एक किट आती है वो मंगवा लो। 1 महीने की पूरी ट्रीटमेंट है वो करवा लो। वो किट लेने वाले को एक को भी हार्ट अटैक नहीं आया है, वो डिटॉक्सिफिकेशन कर लिया जिन्होंने भी, उसको एक को भी प्रॉब्लम नहीं आई। मेरे पास सारे, मैं सिर्फ अपोज नहीं करता हूँ, मैं ऑप्शन भी देता हूँ, मेरे पास सिर्फ विरोध नहीं विकल्प भी है। हाँ, मैंने कोविड के टाइम में प्रवचन जारी रखे थे, कोविड के पीक टाइम में दिल्ली में 2020 में, जब पहले 2 लॉकडाउन खत्म हुए, बाद में भी इन लोगों ने कुछ चीजें पाबंदियां जारी रखी थी, तब प्रवचन स्टार्ट नहीं थे। और मैंने रिसर्च करके मैं एकदम फियरलेस हो गया, भय मुक्त हो गया, मेरा भय खत्म हो चुका था कोविड से भय खत्म हो चुका था, और इसलिए मैंने प्रवचन चालू रखे थे। तो उस टाइम मैंने, मेरे प्रवचन में जो भी आते थे लगभग 100-150 लोग आते थे,
तो जो लोग नहीं आते थे वो क्रिटिसाइज करते थे, मुझे भी करते थे और आने वाले को भी करते थे। तब वो लोग एक क्वेश्चन उठाते, जो लोग घर पे बैठे बैठे डर रहे थे, ना तो मंदिर आ रहे थे ना तो उपास रह रहे थे, वो लोग बोल रहे थे कि महाराज साहब ने प्रवचन चालू रखा है, अब जो प्रवचन में आएंगे, चलो महाराज साहब तो फना होने के लिए ही निकले हैं, वो तो मरे तो भी क्या है, उसकी सद्गति ही होने वाली है। मगर मान लो कि महाराज साहब के प्रवचन में आने वाले किसी का, वो तो परिवार लेकर बैठा है, अब किसी को कोविड हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, मेरे कानों तक आई बात। तो मैंने कहा सबको, जितने भी लोग थे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी बोल दिया था और बाद में भी मैं बार बार बोलता ही था कि जिस किसी को कोविड हो, जिम्मेदारी मेरी, मैं 3 दिन में ठीक करूंगा आपको, एक भी दवाई लेने नहीं दूंगा, डोलो तक नहीं लेने दूंगा, हॉस्पिटलाइज नहीं होने दूंगा, घर के अंदर एक भी रुपए के खर्चे के बिना। हाँ, जो डाइट आपको बताऊंगा वो डाइट में थोड़ा बहुत खर्चा आएगा, जैसे फ्रूट्स लेना है, वेजिटेबल्स लेना है, वो सब, मगर एक भी चीज लिए बिना आपको कोविड फ्री करूंगा। और मैंने खुद ने 250 लोगों को ठीक किया, मेरी टीम ने 1 लाख लोगों को ठीक किया। कितने लोगों को ठीक किया? मेरी टीम में 750 डॉक्टर्स थे, उसमें एलोपैथी स्ट्रीम के थे, होम्योपैथी के थे, आयुर्वेद के थे, नेचुरोपैथ के थे, सब प्रकार के थे। 750 में 150 तो ऑफिशियल एलोपैथी के थे, MBBS थे, डबल MD भी थे। और वो कोविड के टाइम हमने 0 मोर्टालिटी, 0 मेडिसिन, 0 मनी के बेस पर 1 लाख लोगों को ठीक किया, और उसके नाम एड्रेस तक है। और वो जब किताब लॉन्च हुई, कोविड षड्यंत्र से समाधान तक, Amazon पर बेस्ट सेलर रही है। वो बुक में मेरा नाम लिखा हुआ है, उसमें एडवाइजरी टीम में मेरा नाम है, मुनि निर्मोह, उस टाइम में मुनि था, तो मुनि निर्मोह सुंदर विजय के नाम से एडवाइजरी टीम में मेरा नाम लिखा है। आज भी मैं कहता हूँ, आपको कुत्ता काट ले तो आपको आरवी लेने की जरूरत नहीं है। आरवी समझते हो? रेबीज वैक्सीन नहीं, जरूरत नहीं है आपको, एक भी इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है आपको। पागल कुत्ता भी काट ले तो भी फर्क नहीं पड़ता है, आप आराम से डाइट चेंज करो, कोई एलोपैथी में जाने की जरूरत नहीं है। रास्ते हैं मेरे पास, चलना हो तो आए, बराबर है। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणाम जय दिशा। इस किसी को इंटरेस्ट हो, मैं ना राइट टाइम पे 9 बजे स्टार्ट करूंगा, 10 बजे पूरा हो जाएगा। 21